हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर से गजनफर अली ने। हम बात करेंगे इस वक्त भारत की जो दिफाई सलाहियत है उस हवाले से, और जो कश्मीर में जो कुछ होने जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि रॉ का एक नेटवर्क जो है वो बलूचिस्तान में पकड़ा गया है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो हमें ये बताएं कि कुलभूषण का एक चैप्टर हुआ, एक एपिसोड हुआ, उसके बाद हालात जो है वो थम नहीं पाए, और पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से जो है वो लड़ रही है, लेकिन भारत ने अपनी रविश जो है वो तब्दील नहीं की। और उसी तरह कश्मीर में जो हालात पैदा हो चुके हैं, वहां पे आजादी की तहरीक जो है एक बार फिर सर उठा रही है, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। और अब जो एक्सपोज हुई है भारतीय सेना और भारत की सरकार और उनकी जो टेक्नोलॉजी है, कि मिग-29 भी गिर गया, और जो टेक्नोलॉजी है वो उस तरह सलाहियत नहीं रखती। आप क्या सूरत देखते हैं? भारत अपनी रविश से बाज आएगा? ये जो रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया है, कुछ हमारे लोग वहां शहीद भी हुए हैं, आपकी सर इंफॉर्मेशन क्या है और क्या कहेंगे इस हवाले से? वो आरएसएस में 8 साल की उम्र में उसने ज्वाइन किया। उसके साथ जो लोग लगे हैं, अमित शाह हो गया, बाबू बजरंगी होगा, मोहन भगवत हो गया, इस किस्म के, या राजनाथ सिंह हो गया, ये प्रोडक्ट हैं दहशत गर्दी की ट्रेनिंग के। आरएसएस के 36,000 जो आरएसएस जो है वो जब बनाई गई थी तो वो दहशत गर्दी की ट्रेनिंग के लिए, दहशत गर्दी को प्रीच करने के लिए, हिंदुत्व को ट्रेन करने के लिए, सेफ्रॉन टेररिज्म को अपब्रिंगिंग करने के लिए भारत के अंदर, भारत के बाहर ही, भारत के अंदर। और उसके प्री फेज में उन्होंने लिख दिया था कि वहां पे भारत में जितने लोग रहेंगे उनको दे विल हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू हिंदू। अगर आप उनकी जो क्या अपना गोलवालकर की किताब का अगर चैप्टर उठा के पढ़ ले और प्री फेज पढ़ ले तो आपको सब चीज नजर आ जाएगी। तो इसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसमें नरेंद्र मोदी से लेके नितने बीजेपी और उसके नीचे जितने लोग शामिल हैं, वो इंसानियत के बजाय जानवरों को तशबीह देते हैं और तरजीह देते हैं। मनमोहन सिंह ने कहा था, इंडिया के होम सेक्रेटरी ने आज से बहुत अर्सा पहले कहा था कि इस वक्त इंडिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो सेफ्रॉन टेररिज्म की प्रोडक्ट है, वो हिंदुत्व है जो तोड़ देगा, जो भारत के अंदर जो है वो एक चपकलिश क्रिएट कर देगा। उसके साथ आरएसएस को हिंदुओं, अंग्रेजों ने भी बैन किया, आरएसएस को नेहरू ने भी बैन किया। आरएसएस जो है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानती है, आरएसएस ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी साइन नहीं किया है। तो ये वो पार्टी है जिसके प्रीचक को जब वो ज्वाइन करता है इनके शाखास को और वहां उनकी ट्रेनिंग होती है तो उनको दहशतगर्दी की बलमा यूज अपना वो स्टिक यूज करके क्या कहते हैं बाकी हथियार यूज करके, जो बुनियादी तौर पे जो उनका फलसफा है वो ये है कि अगर आपको अपने मकसद के लिए दुश्मन किसी को दोस्त बना के पीठ में छुरा घोंपना पड़े तो उससे बाज ना आए। समझ आए? मुझे मुझे ये बताएं ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त बलूचिस्तान में क्या हुआ है? ये रॉ ने असल किया क्या है, वहां पे हुआ क्या है? बलोचिस्तान कोई नई कहानी नहीं है इरफान। अगर आप तारीख में पीछे जाए ना तो ईस्ट पाकिस्तान में जो कुछ हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान में जो मुक्ति बानी बनी थी वो कैलकटा में बनी थी। आपको पता है उनका हेडक्वार्टर वहां पे था, शेख मुजीबुर रहमान उनकी पेरोल के ऊपर था। वहां पे पहली जो अगरतला में कॉन्फ्रेंस हुई थी जो ईस्ट पाकिस्तान के बारे में, जो पाकिस्तान से मेजर ऑफिसर भाग के गए थे, यहाँ से वो गद्दार जो फाइलें चुरा के ले गए थे, उनकी पहली कॉन्फ्रेंस वहां पे हुई थी। उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को, आपको पता है फिर इंदिरा गांधी ने गो एट द इंडियन आर्मी को, तो वहां पे नरेंद्र मोदी ने खुद कहा, किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक ऐसा कहा, किरदार का अंदाज लगाए किस किरदार की लीडरशिप है इंडिया, कि उस शख्स ने खुद कहा कि मैंने हिस्सा लिया है ईस्ट पाकिस्तान की सिचुएशन में, मैं वहां पे लड़ा हूं। अब वो एक सॉवरेन कंट्री, एक इंडिया जैसा मुल्क जो आपको जमहूरियत के असूलों पे को लेके चलता है, जो कहता है हम सेकुलर कंट्री है, अगर उसका प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है तो आप उस प्राइम मिनिस्टर के किरदार का तो अंदाजा लगाइए ना, दुनिया को इसका किरदार देखना चाहिए। तो वो जो चीजें, जब ईस्ट पाकिस्तान गया तो आर एन काऊ ने एक किताब लिखी थी, स्पाई मास्टर गालबन उसका नाम था, वो इंडिया का आईबी का चीफ था और वो फर्स्ट रॉ चीफ था जिसने रॉ क्रिएट की थी। और उसका ये कहना है अपनी किताब में, उसने कहा कि जब हमने इस ईस्ट पाकिस्तान डिबेकल हो गया तो हमने इंदिरा गांधी को कहा कि जब हमने बलूचिस्तान के लिए भी एक प्लान तरतीब दिया हुआ है, अगर आप कहें तो हम इम्प्लीमेंट करें। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं अभी ना करें, क्योंकि अभी इंटरनेशनल जो हालात हैं, डिप्लोमेसी जो है, डिप्लोमेट वो हमारे फेवर में नहीं है, वी विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट। कहने का मतलब ये है कि ये उस वक्त का प्लान है बलूचिस्तान के बारे में जो इंडिया को हमेशा खटकता है, वो मौजूद है। उसके साथ मौजूद है अफगानिस्तान के अंदर की लीडरशिप। अफगानिस्तान में 1973 में जब वो अकबर बुख्ती की गवर्नमेंट जब भुट्टो ने खत्म की थी तो वहां एक इंसर्जेंसी शुरू हो गई थी। वहां पे ये गुलाम रसूल जिंगी, शरीफ
और ये अपना जितने लोग थे वो मरी वो सारे भाग के अफगानिस्तान चले गए थे, और अफगानिस्तान से वो इंटरफेरेंस हो रही थी बलोचिस्तान के अंदर, उसमें उस वक्त भी इंडियन जो है इनकी मदद कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, जिस वक्त वॉर शुरू हुई, जब अपना रशियन ने हमला किया, तो पाकिस्तान साइडेड विद अफगान, इंडिया साइडेड विद रशियन, एंड इंडियंस वर फाइटिंग अगेंस्ट अफगान। मतलब अफगानियों को ये अंदाजा नहीं है, आप अफगानियों की गैरत को देखें, उनको ये पता नहीं है कि इंडियन ने उनके पेट में छुरा घोपा है उस वक्त जिस वक्त तो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे थे और पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। तो अब वहां ने रॉ ने अपने नेटवर्क कायम कर दिए। वो उस नेटवर्क से जो कॉन्सुलेट सेंटर बनाए गए 34, उसके अंदर रॉ के ऑफिसर पोस्ट हुए, उसके अंदर सिर्फ रॉ के ऑफिसर नहीं पोस्ट हुए, वहां पे जो इंडियन माफिया है ना, जिसमें ये वहां पे दहशतगर्द आते हैं, उनको उन्होंने वहां पे उनको उनके दहशतगर्द वहां पे भेजे, और वहां से वो इंटरफेरेंस कर रहे थे बलूचिस्तान के अंदर रेजिडेंसी। इंफॉर्मेशन क्या कहती है कि कुलभूषण यादव जैसा ही नेटवर्क जो था वो पकड़ा गया और मौजूद था बलूचिस्तान के अंदर, एक्टिव था, जिसे हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने बड़ी इफेक्टिवली जो है से एनकाउंटर किया है। नहीं इरफान, हमने बहुत सारे लोग उनके बारे में, आपको पता है मेरा जिस एजेंसी से ताल्लुक रहा है, अब मैं उन चीजों को बताना नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारे इनके हमने लोग जो है नेटवर्क जो हैं और इंडिविजुअल्स जो हैं, उनको बड़े सारों को पकड़ा है और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। और ये जो पाकिस्तान में एक स्कैंडल खड़ा किया जाता है मिसिंग पर्सन का, जो स्कैंडल आपने भी सुना होगा, आप यहाँ पे थे उस जमाने में, ये मिसिंग पर्सन जितने थे इनमें से बहुत सारे ऐसे थे जिनको इन लोगों ने, इनके जो एजेंट्स थे, उन्होंने खुद ही मार दिया था, क्योंकि वो डिस्क्लोज करने के नेट डिस्क्लोज को होने आ गया था। बहुत सारे थे जिनको ट्रेनिंग के लिए इंडिया लेके चले गए थे, फिर उनको यहाँ आने से रोक दिया गया था, तो वो मिसिंग पर्सन है। तो नेटवर्क उनका, मैंने आपसे बताया ना कि जो कनेक्शन, एनडीएस का कनेक्शन, इस वक्त आप ये याद रखिएगा कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ रॉ नहीं है, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर रॉ, अपना मुसैद, अपना क्या कहते हैं आपकी एनडीएस, अफगानिस्तान की एजेंसी, इवन जो वहां पे जर्मन एजेंसीज काम कर रही हैं, और बात के रॉ का और एनडीएस का और मुसैद का, तो एक कॉमन सेंटर बदख्शा के अंदर बना हुआ था, जहां बाकायदा लोगों को रिक्रूट करके और ट्रेंड किया जाता था, और इस्लामिक वहां से तालिबान ने हमला किया, 6 इजरायलियों को वहां मारा, जो खबर इंटरनेशनल मीडिया गोल कर गया, और वहां से वो लोगों को इंडोक्ट्रिनेट करके वहां पे अफगानियों को वो पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग, वो मिशन के लिए भेजा करते थे। तो ये तो चल रहा है, बहुत सारे हमने डिटेक्ट किए। अगर आज उनका एक ऑफिसर आके जो थर्ड क्लास किस्म का क्लेम होता है, ये चीप चीप लोग जो होते हैं ना, जो चीप पॉपुलरिटी, वो आके टेलीविजन पे इस तरह बताते हैं, जिस तरह एक इंटरव्यू चल रहा है कि जी मेरे पास नंबर है, अगर मतलब उनके पास नंबर है, तो मैं अब कहना नहीं चाहता कि हमारे पास कितने नंबर हैं। यानी हमें यह पता था, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे और आपके सुनने वालों को एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, अगर उनके पास नंबर है ना, तो हमें यह पता था कि जिस दिन पीएफ ने स्ट्राइक किया बालाकोट के बाद, लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की, तो हमें पता था कि इंडियन आर्मी चीफ वाज सिटिंग इन अ ब्रिगेड हेडक्वार्टर इन तंधार, और पीएफ का एक मिसाइल इंडियन आर्मी चीफ के परखचे उड़ा सकता था। लेकिन हम इखलाकी लोग हैं, हम आला रिवायात पर बिलीव करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं जंगें भी कुछ असूल के तहत लड़ी जाती है, हम इनोसेंट सिविलियंस को लाइन ऑफ कंट्रोल के क्रॉस निशाना नहीं बनाते हैं, हम अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के क्रॉस फायर करते हैं तो कोई लाइन, तो आपने ब्रिगेड साहब ये मेंशन किया है, आई रियली वांट टू नो एंड फॉर माय लिसनर्स एज वेल, ये जो मिग 29 एपिसोड हो रही है, बार बार गिरता है, और ये क्यों ऐसा हो रहा है? इंडिया की जो कैपेसिटी है रीजन के अंदर, क्या वो डिक्लाइन कर चुकी है? क्योंकि वहां से तो ऐसी बातें आती हैं, क्योंकि इंडिया बहुत हैवी स्पेंडिंग करता है अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए। हमने भी कुछ जो है वो स्पेंडिंग कर रहे हैं और अपने दिफा को मजबूत हमेशा से बना रहे हैं। पाकिस्तान का दिफा जो है वो काबिल तस्खीर है, इरफान, लेकिन बात यह है कि ये जरूर बताएं ये हो क्या रहा है? उनकी कैपेसिटी जो है वो डिट्रॉयट की है यहाँ पे। वो तो इरफान, अब देखे ना, अगर आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नरेंद्र मोदी जो दो सबसे बड़ा दहशतगर्द है दुनिया का, जो मतलब हिटलर से भी बदतरीन आदमी है नरेंद्र मोदी, उसका अपना स्टेटमेंट उठा के देख लेना। उसने बालाकोट के बाद क्या कहा था? उसने कहा अगर रफेल तैयारे होते ना होता, तो आप इससे अंदाजा लगा ले कि रफेल अगर नहीं है तो बाकी जो इंडिया ने इन्वेंट्री रखी हुई है वो गद्दे चलाने के लिए रखी हुई है। मतलब मिग 29 उनके पास है, सकुई उनके पास है, बड़ा
मतलब वो IF का प्राइमरी क्या उसको कहते हैं सुपीरियर जेट इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है, जो मतलब वो कहते हैं इन्होंने एक लोकल ऑर्डर भी प्लेस किया हुआ है कि 272 सकुई और ये बना रहे हैं। लेकिन एक सकुई भी गिरा है जिसको ये एक्सेप्ट नहीं करते। जो इंडिया के अंदर 2 तैयारे गिरे थे, एक तैयारा तो जो पाकिस्तान के अंदर गिरा था तो पाकिस्तान ने उसके पायलट को दिखा दिया। दूसरा जो हमारे F-16 जो हमारे JF-17 थंडर ने हिट किया था, एक हसन सद्दीकी थे और एक नोमान थे, उन्होंने जो हिट किया था वो तैयारा इंडिया के अंदर गिरा था और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई थी। उसके बाद एक हेलीकॉप्टर को इन्होंने खुद ही मार दिया। तो आप इनकी प्रोफिशिएंसी का फिर खुद ही अंदाजा लगा दिया ना कि अपना हेलीकॉप्टर टेक ऑफ किया श्रीनगर यहाँ पे अपना गालिबन कश्मीर के अंदर मेरा ख्याल उसने टेक ऑफ किया था। तो इन्होंने उसको उस दिन जिस दिन बालाकोट पाकिस्तान एयरपोर्ट इन्होंने खुद ही उस एयरक्राफ्ट को जहाज को मार दिया, उसके वो हेलीकॉप्टर को मारा, उसमें इनके 11 एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स थे वो शहीद वो मारे गए। और इसके बाद जो इनके पास MiG-29 है वो लीज आउट हो चुके हैं इनके पास, यानी इनके पास तो ये है मिराज 2000 भी इनके पास मौजूद है। फिर भी कहते हैं कि अगर सुकोई होता और राफेल होता तो हम पता नहीं कौन सी तो मार के चले गए थे 2 कपों को। है कि जिस किस्म की सलाहियत पाकिस्तान एयरफोर्स की है, शायद उन्हें वो जज्बों से आती है, वो किसी टेक्नोलॉजी से नहीं आती। मुझे सिर्फ ये भी बताइएगा, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिविलियन हुकूमत जो है इमरान खान की, how much their and your military are together, because खित्ते में जो डिसीजन लिए जाते हैं खित्ते की सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, इन दोनों का साथ साथ होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हमने माजी में देखा है सियाचिन हो, इसके अलावा जो है वो कारगिल की बात की जाती है तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के ऊपर जो है वो सारा मुद्दा डाल दिया जाता है, या इस किस्म की चीज जो है वो हम सुनते आए हैं। हाउ मच इमरान खान इज इन लाइन विद द पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए बहुत जरूरी है। दोनों का एक पेज पे होना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वक्त गुजर जाएगा और जब गवर्नमेंट खत्म होती है तो फिर कहीं आगे जाकर पता चलता है कि जनाब ये एक एपिसोड जो हुआ था इसमें उस वक्त की सिविलियन हुकूमत जो थी वो इन्वॉल्व थी। इरफान बात ये है कि देखिए 100% जो है ना, एक पेज में तो आपको पता है 35 लाइनें होती हैं या 36 लाइनें होती हैं, ज्यादा लाइनें हो सकती हैं। तो उन 36 लाइनों का तकाबुली जायजा अगर आप लेंगे तो वो कॉमनलिटी उसमें आना बहुत मुश्किल होता है। एंड देयर शुड नॉट बी, देयर शुड बी अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट विद द पॉलिटिशियन एंड देयर शुड बी अ डिफरेंट थिंकिंग मतलब है विद द आर्मी। डिफरेंट का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अस्करी चीजें हैं तो उसमें फौज की अपनी सोच होगी, अगर पॉलिटिकल चीजें हैं तो उसमें पॉलिटिशियंस की अपनी सोच होगी। जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है और जो दुनिया पूरी में फॉलो होता है वो ये है कि क्या कोई ऐसा फोरम अवेलेबल है एक हुकूमत के पास या मुल्क के पास, यहाँ सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप आपस में बैठ के चीजों को डिस्कस करे, उनको फॉर्मुलाइज करे और उसके बाद उनके ऊपर पॉलिसीज बनाए। तो आज अभी मिसाल ये दूंगा कि जैसे कोविड दुनिया पूरी में आया हुआ है, तो आपको पता है पाकिस्तान में भी COVID-19 के जरिए जो मतलब चीजें वो चली हुई हैं, उसमें एक NCMC बना हुआ है, नेशनल कमांड मॉनिटरिंग सेंटर। वहां पे सिविलियन क़यादत भी बैठती है, वहां पे फौजी भी बैठते हैं और वहां पे ब्रीफिंग भी होती है, वहां पे पॉलिसीज भी बनती है। फिर हमारा NSC का लेवल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का लेवल। फिर हमारे यहाँ अगर उससे भी थोड़ा आगे चले जाए तो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का लेवल है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर पोजीशन है उसमें, और कोविड भी है और आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग भी हो रही है और जो इंडिया फायरिंग कर रहा है उसके लिए रिस्पांस जो है ऑफिशियल रिस्पांस, जो फिजिकल रिस्पांस है वो फौज ने देना है, जो डिप्लोमेटिक रिस्पांस है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने देना है और हुकूमत ने देना है। तो इन दोनों शोरों को मैच आपको इसमें आजकल एक मैचिंग नजर आ रही होगी। जो पहले फुकदान था, जैसे कलभूषण जब पकड़ा गया तो नवाज शरीफ ने कोई बयान नहीं दिया था अपने पूरे दौरे को, बिल्कुल नहीं दिया। तो ये चीजें हैं। आप उस दिन की बात करें, वो आज तक नहीं आया बयान जिस तरह आना चाहिए था। नहीं आया बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ की लाइन सोच कुछ और थी, क्योंकि ही वाज अ फ्रेंड ऑफ नरेंद्र मोदी। वो उसके घर आए थे, साड़ी का तोहफा दे के गए थे, तो वो तो वैसे तोहफे खैरात पे बिकने वाले लोग हैं। They were business interest clearly. और वो बिजनेस सेंटर इरफान, उसमें मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि बाज दफा बात चीजें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तौर पे आती है। उस बिजनेस इंटरेस्ट का मैं अगर नहीं कहूंगा तो आप जो हमारी फॉरेन सेक्रेटरी थी तस्लीम असलम, उनका इंटरव्यू पढ़ लीजिए। आप जो पाकिस्तान के हाई कमीशन थे इंडिया में बासित साहब, उनका इंटरव्यू पढ़ लीजिए। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कैटेगोरिकली कहा है कि नवाज शरीफ ने मना किया हुआ था कि आपने इंडिया का नाम किसी चीज में नहीं लेना।
इसका मतलब इंडिया, नवाज शरीफ वाज मोर क्लोजर टू इंडिया देन टू पीपल ऑफ पाकिस्तान के अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पे लोग मर रहे हैं तो आपने इंडिया का नाम नहीं लेना, आपने कहना कि आसमान से फायर हो रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने थोड़ा सा उस चीज को आगे डिफेंड किया था, लेकिन हमने ये सवाल जो है मुतादिद बार एवन फील्ड के बाहर जो उनके जो लोग होते हैं उनसे उनके सामने भी रखा कि बयान जरूर आना चाहिए था कि उस वक्त हुआ क्या था। खैर ये तारीख जो है इन तमाम इवेंट्स को कभी नहीं भूलेगी। ब्रिगेड साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने आज हमें टाइम दिया। नाज़रीन ये आज का हमारा इंटरव्यू था जिसमें हमने पाकिस्तान और इंडिया की जो सूरत हाल है उस पर तफसील से गुफ्तगू की। पाकिस्तान के अंदर किस तरह दहशतगर्दी का नेटवर्क जो है जो रॉ का वो इस वक्त काम कर रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह वतन अजीज को खोखला बनाया जाए, लेकिन जब तक पाकिस्तान की अफवाज बैरूनी सरहदों पर अंदरूनी सरहदों पर मौजूद है पाकिस्तान को जो है किसी किस्म का नुकसान जो है वो नहीं पहुंचेगा। नाज़रीन ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लंदन से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।